नमस्कार। आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप, ग्लोबल मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग आदि के बारे में एनालिसिस की जाती है। आपको बताया जाता है कॉल और पुट में किस तरह से बाई और सेल करना है, सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इसमें वीडियो पड़ें वो आपको सही तरह से टाइम पर मिलती रहें। इस समय हम बात कर रहे हैं जो हमारे इंडेक्सेस हैं उनकी। इसके बाद हम बात करेंगे एफआईआई डाटा की, कि एफआईआई ने किस तरह से सेलिंग की, कल किस तरह का उनका डाटा रहा। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं, सेंसेक्स ने 135 अंक की गिरावट के साथ क्लोजिंग दी थी। निफ्टी 50 67 अंक की गिरावट में क्लोज हुआ था। निफ्टी बैंक 125 अंक बढ़ोतरी के साथ पॉजिटिव में रहा। निफ्टी मिड कैप करीब करीब 1% गिरा। ये हमारे जो इंडेक्सेस थे हमारे, उनका अनुमान था, उनका अनुमान नहीं, उनका प्राइस एक्शन था जो इन्होंने कल कारोबार किया था। अब हम बात कर लेते हैं हमारे कुछ स्टॉक्स जो गेनर्स थे। बजाज फाइनेंस सबसे ज़्यादा इसने गेनर था, ये कल के दिन में करीब 2.5% ऊपर चला गया था। बजाज फिंसर ये भी करीब करीब 2.5% के आसपास था पॉजिटिव। JSW स्टील ये भी 1.5% के आसपास ऊपर था। कोल इंडिया भी 1.5% अप ट्रेंड में थी। अब हम बात कर लेते हैं जो कुछ गिरे हुए स्टॉक्स थे, जिनमें टाइटन कंपनी, इतना बड़ा फॉल शायद इसमें आना स्वाभाविक नहीं था। 6% गिर गई टाइटन। विप्रो 4% गिरी। श्री सीमेंट 3.5% के आसपास गिर गया। HDFC लाइफ भी करीब करीब 3.5% गिर गई। तो इस तरह का ये कारोबार रहा। ये टॉप लूजर्स हैं 4 और ये टॉप गेनर्स हैं। अब हम इसमें बात कर लेते हैं FII और DII के डेटा की। सबसे पहले जो 3 बिंदी दिखाई दे रही हैं, 3 लाइनें, उन पर हमें जाना है। इधर लिखा हुआ है FII डाटा, वहाँ हमें चला जाना है। इधर आपको दिख रहा होगा FII डाटा, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। अब हम देख लेते हैं कैश मार्केट में जाकर। कैश मार्केट में आपको दिखाई दे रहा होगा 17 जून यानी 17 जून का डाटा। इन्होंने जो FII थे 7,800 करीब करीब ऐसे माना जा सकता है, यानी कि 8,000 करोड़ के लगभग इन्होंने बिकवाली कर दी थी कल के दिन में। और लेकिन हमारे DII केवल 6,000 करोड़ ही खरीद पाए थे, जो 2,000 रुपये के आसपास 2,000 करोड़ का गैप था, उसकी वजह से मार्केट गिरा। इससे पहले भी जून में भी देखो 3,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली FII की थी 16 जून को, और 19,000 करोड़ की खरीदारी हमारे DII की थी। 15 जून को भी आप देख सकते हैं 3,500 करोड़ की बिकवाली FII ने की, और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, उन्होंने केवल 25,000 करोड़ ही खरीद पाए थे। तो ये रीजन जो है मार्केट की डाउन होने का है। अब हम आ जाते हैं मंथली चार्ट पर भी। मंथली चार्ट पर आप देख रहे होंगे लगभग 15-16 दिन के आसपास हुए हैं, करीब 17 दिन मान लो इस महीने में, और 17 दिनों में इन्होंने इतनी हैवी बिकवाली कर दी है। 42,000 करोड़ का माल बेच दिया। जबकि हमारे जो DI है, इन्होंने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर हैं, उन्होंने 30,000 करोड़ का माल केवल ख़रीदा है। ये जो इनका गैप है करीब 10 या 12,000 के आसपास का, ये जो है बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। यही वजह है कि जो हमारा मार्केट लगातार गिरता चला जा रहा है, क्योंकि FI की बिकवाली एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा हो रही है, और लेकिन उतना हमारे DI नहीं खरीद पा रहे। अब हम देखते हैं ईयरली, हम इनकी एनालिसिस कर लेते हैं। अर्ली बेस पर अगर देखा जाए तो जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, उन्होंने 2,14,000 करोड़ का माल केवल ख़रीदा है 2022 में, जबकि इन्होंने 2,67,000 का माल बेच दिया। अनुमानित एक लगभग लमसम 50,000 करोड़ का गैप है, और 50,000 करोड़ हमारे मार्केट से ज़्यादा निकल गए हैं। इसीलिए ये जो मार्केट है 18,000 से आप देख रहे हैं
15,000 के आसपास घूम रहा है। अगर ये रुपया लेवल होता तो आज मार्केट 18,000 के आसपास पहुंच होता वहीं पर भी। और अगर ये रुपया इतना और नहीं खरीद पाए होते हमारा DII तो मार्केट 8,000 या 7,000 के आसपास ही पहुंच चुका होता। तो आप देख पा रहे होंगे FII ने 2021 में 91,000 करोड़ के आसपास का माल बेचा। तो इतना बड़ा आप ये अनुमान लगा सकते हैं, करीब करीब इसमें जो है मोटा मोटी मैं आपको बता दूं करीब 3 लाख 3.5 लाख करोड़ का माल FII द्वारा बेच दिया गया है इन 21 और 2021-2022 में। जबकि शायद ही अगर अनुमान इसका लगाया जाए, आप लोग इसमें देख पाएँ और अनुमान लगा पाएँ या जोड़ तोड़ कर पाएँ, तो इतने माल की इन्होंने कभी भी ख़रीदारी नहीं की। अब इन्होंने इतना माल बेच कैसे दिया ये समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से इन्होंने इतना माल बेच दिया। आप इधर से देखें 2008 में 1 लाख करोड़ का माल बेचा था लगभग। 2009 में 24,000 करोड़ का माल ख़रीदा था। 2010 में 61,000 करोड़ का माल इन्होंने ख़रीदा। 2011 में 26,000 करोड़ का माल बेच दिया। 2012 में 1 लाख करोड़ का माल ख़रीदा। 13 में 87,000 का माल ख़रीदा करोड़ का। 2014 में 67,000 करोड़ का माल ख़रीदा। 15 में 20,000 करोड़ का माल बेच दिया। 16 में 10,000 करोड़ का बेचा। 17 में 44,000 करोड़ का माल बेच दिया। 18 में 73,000 करोड़ का माल बेच दिया। 2019 में 39,000 करोड़ का माल ख़रीद लिया और 2020 में 65,000 करोड़ का माल ख़रीदा। इसके बाद इतनी बड़ी बिकवाली शायद अगर सब अनुमान लगाया जाए तो ये उससे बहुत ही ज़्यादा है। 2021 में 91,000 करोड़ का माल इन्होंने बेच दिया और 2022 में तो इन्होंने हद ही कर दी, करीब 2.5 लाख करोड़ का माल यानी 2,67,000 करोड़ का माल बेच दिया। यानी 2 सालों में अगर लगवाया इनका अनुमान लगाया जाए 3.5 लाख करोड़ का माल ये बेच चुके हैं, जबकि इनकी ख़रीदारी इतनी कभी नहीं हुई। अगर सब मिलाया जाए जहाँ से इन्होंने बिकवाली और ख़रीदारी, तो इन्होंने इतना माल कभी भी 2008 से लेकर अब तक कभी भी इतनी ख़रीदारी इनकी नहीं हुई। तो इतना माल इनके पास कैसे आया, इसका सवाल बनता है। चलो जो भी हो, लेकिन अब हमारे जो DII हैं उन्होंने कितना माल ख़रीदा, 50,000 का गैप मैं बता रहा हूँ वो कैसे है। यहाँ पर जो 2022 में आप देख पा रहे होंगे 2,67,000 करोड़ का माल FI द्वारा बेच दिया गया है, लेकिन हमारा DII ने केवल 2,14,000 करोड़ का ही माल ख़रीदा है। तो इसमें आप देखें लमसम एक अनुमानित गैप 50,000 करोड़ के आसपास का है। लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का गैप है। अगर 50,000 करोड़ और रुपये इसमें पड़ा होता तो आज मार्केट हमारी 18,000 के पास घूम रही होती, वहीं पे होती। तो ये इतना रुपया ज़्यादा निकल गया है, यही वजह है मार्केट का गिरना। अभी भी आपने देखी FII और DII की डाटा की एनालिसिस। अगर आपको इन सब चीज़ों से कुछ अनुमान लगा हो, कुछ पता चला हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इसे शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि उन लोगों को भी सब जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।